हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होमवर्क कोचिंग। देखिए यहाँ पे हम लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एनवायरमेंट के अंदर हमने काफी सारे पॉइंट्स को पहले कवर किया है। प्रॉपर्टीज को सबसे पहले हमने कवर किया, जिसे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स का नाम भी दिया जा सकता है। और इसके बाद लास्ट क्लास में हमने हमारे ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले तो बेसिक आइडिया लिया कि ट्रीटमेंट में बेसिकली होता क्या है, यूनिट ऑपरेशन, यूनिट प्रोसेस का मतलब क्या है, और उसके साथ में हमने दो स्टेप्स कवर किए थे। पहला स्टेप था हमारे पास में स्क्रीनिंग और दूसरा स्टेप था हमारे पास में एयरेशन। तो आज हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे अबाउट सेडिमेंटेशन। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमारे पास प्री और मेंस दोनों लेवल के यहां से क्वेश्चंस बनते हैं जेईई एग्जाम के अंदर। राइट, देखिए जो टॉपिक हम लोग यहां पे कवर कर रहे हैं, वी आर कवरिंग दिस टॉपिक स्पेसिफिकली फॉर एई एंड जेईई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमें इसके लिए बहुत ज्यादा वास्ट डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतने पॉइंट्स यहां पे कवर करने हैं कि ताकि हमारा इससे रिलेटेड, जेईई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से छूटने ना पाए। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करता हूं कि सबसे पहले सेडिमेंटेशन होता क्या है, मैं सिर्फ सेडिमेंटेशन की बात कर रहा हूं। हालांकि हमने पिछली क्लास में जब प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था, तो मैंने सेडिमेंटेशन को दो पार्ट्स में बांटा था, दो स्टेप्स में लिखा था। एक स्टेप था प्लेन सेडिमेंटेशन, दूसरा स्टेप था हमारे पास में कोएगुलेशन एडेड विद सेडिमेंटेशन। अभी फिलहाल हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सेडिमेंटेशन का डिस्कस कर रहे हैं, और इसी को हम आगे फर्दर सेग्रीगेट करते जाएंगे। प्लेन सेडिमेंटेशन में, सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन के अंदर, मतलब कोएगुलेशन विद सेडिमेंटेशन में इनके टैंक्स के डिजाइन पढ़ेंगे, और कोएगुलेशन क्या है उसका पूरा मैकेनिज्म हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे सेडिमेंटेशन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सेडिमेंटेशन जो प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस का मतलब होता है सिंपल सी लैंग्वेज में सेटल डाउन होना। ठीक, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। सेडिमेंटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होगा, ऐसी इंप्योरिटीज जो हैवी होंगी, हैवियर इंप्योरिटीज, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में, जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, या फिर आप बोल सकते हैं जिनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी, वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन कोई स्पेसिफिक प्रोसेस, मतलब अगर आप प्रोसेस की फॉर्म में डिफाइन करते हो तो आप ये बोलेंगे ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हेवियर सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको यूनिट ऑपरेशन और प्रोसेस के बारे में बताया था। एक था हमारे पास में यूनिट ऑपरेशन में फिजिकल फोर्सेस आते थे, यूनिट प्रोसेस में केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस आती थी। तो सेडिमेंटेशन एक यूनिट है, यूनिट ऑपरेशन है, जिसके अंदर हम लोग फिजिकल प्रोसेसेस से डील करेंगे। तो इनडायरेक्टली देखो, अगर फिजिकल है तो बेसिकली फिजिकल फोर्सेस मैं आपको बता रहा हूं। मैंने बोला कि फिजिकल फिनोमेना है, तो कहीं ना कहीं इसमें केमिकल का तो कोई यूज नहीं है। तो सेडिमेंटेशन में हम लोग कभी भी इसको यूनिट प्रोसेस नाम नहीं देंगे, यूनिट ऑपरेशन हमेशा बोला जाएगा। ठीक, हाँ, कोएगुलेशन अगर साथ में आता है तो फिर हम लोग उसको यूनिट प्रोसेस के अंदर कंसीडर करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल सेडिमेंटेशन के बारे में लिखते हैं। इट इज द नेचुरल प्रोसेस, it is the natural process by which the heavier solid particles settle down। और heavier solid particles कौन से होंगे, जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा होगी, settle down under the action of gravity, under the action of gravity। तो ये बोलते हैं एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जितने भी अपने हेवियर सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो जब ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में सेटल डाउन होते हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं सेडिमेंटेशन। अब एक्चुअल में जो हमारा सेडिमेंटेशन प्रोसेस है, ये दो तरीके का होता है। एक, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लेन सेडिमेंटेशन है, दूसरा है कोएगुलेशन एडेड विद सेडिमेंटेशन। इनको बाद में डील करेंगे, फिलहाल हम लोग इससे रिलेटेड इसके मैकेनिज्म को कवर करने की सोचते हैं। तो ये बोलता है कि जो हमारा सेडिमेंटेशन प्रोसेस है, ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस एक लॉ पे बेस्ड है जिसको हम लोग नाम देते हैं स्टोक्स लॉ। तो सेडिमेंटेशन इज बेस्ड ऑन Stokes law. This point is very important from examination point of view.
शॉर्ट क्वेश्चंस में ये वाला पॉइंट काफी बार एग्जाम में आया है, आगे भी आ सकता है कि जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है ये कौन से लॉ पे बेस्ड है, तो ये आ जाएगा अपने पास में स्टोक्स लॉ। अब ये स्टोक्स लॉ बोलता क्या है? स्टोक्स लॉ ये बोलता है कि जब भी पार्टिकल किसी मीडियम में मतलब फ्रीली अगर फॉल करने की कोशिश करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इसका मतलब ये है कि कोई पार्टिकल आपने ऊपर से छोड़ा है इसको, अब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा एक्सेप्ट ग्रेविटी, तो ये बोलते हैं कि ये पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल करना स्टार्ट करेगा और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी या फिर सेटलिंग वेलोसिटी। और इस फॉर्मूले ने, जो स्टोक्स लॉ है, इस लॉ ने कहीं ना कहीं उस टर्मिनल वेलोसिटी या सेटलिंग वेलोसिटी को डिफाइन करने की कोशिश की थी, उसके फॉर्मूला को इसने समझाने की कोशिश की थी। तो आगे अगर स्टोक्स लॉ की डेफिनेशन लिखते हैं तो हम लोग आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द पार्टिकल्स settle down under gravity with a constant velocity, with a constant velocity which is known as तो जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल करेंगे उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग नाम क्या देंगे? That is known as terminal velocity, terminal velocity या फिर settling velocity। देखो इसी में एक पॉइंट अगर मैं और बोलूं जो टर्मिनल वेलोसिटी या सेटलिंग वेलोसिटी से रिलेटेड है, एक बार फिजिक्स में बात करते हैं। फिजिक्स ये बोलता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम टेकन। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा है एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम टेकन। आप ये भी बोल सकते हो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसने बोला वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। और चेंज इन वेलोसिटी अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये भी जीरो आ जाएगी। तो इनडायरेक्टली हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी, जो सेटलिंग वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन कितनी होगी? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स बिकम्स जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल करेंगे। तो एट दिस वेलोसिटी, at this velocity the acceleration of particles becomes zero। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स जो है वो जीरो हो जाएगा या फिर हम उसको जीरो कंसीडर कर लेंगे। आगे अब देखिए, वैसे तो डिटेल में अगर बात करते हैं तो इसके काफी बड़ी डेफिनेशन, डेरिवेशन भी है कि किस तरीके से ये वेलोसिटी बनी है, राइट। हम लोग यहाँ पे सिर्फ अभी फिलहाल फॉर्मूले से काम चलाएंगे। तो फॉर्मूला जो है हमारे पास में स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग टर्मिनल वेलोसिटी का, वो फॉर्मूला आपके पास में बनेगा, इट इज G/18 डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर d² अपॉन म्यू। देखो, G इज acceleration due to gravity, capital D is particle size, mu is dynamic viscosity of water, right? Density of solids ρs and ρw is density of water। मुझे क्या चाहिए? मुझे एक्चुअल में ये वाला, एक तो ये फॉर्मूला बन गया, इसी को थोड़ा सा अगर हम चेंज करके लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स कितना आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स विल बी इक्वल टू G इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। पुट करें ऊपर वाले में, तो Vs इज इक्वल टू G/18 G ρw माइनस ρw इंटू d² अपॉन म्यू। ρw कॉमन ले सकते हैं हम लोग। अब देखिए, ρw इंटू G, दिस इज मास डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट डेंसिटी हो जाता है गामा w, तो गामा w G-1 d² अपॉन 18 म्यू। एक बन गया ये वाला फॉर्मूला, एक बन गया ये वाला फॉर्मूला। इससे एग्जामिनेशन में जब हम सेडिमेंटेशन टैंक को आगे स्टडी करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, अदरवाइज सेटलिंग वेलोसिटी डायरेक्ट कैलकुलेट करने आ सकता है। और बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है कि जेई के एग्जाम के अंदर आपसे सिर्फ फॉर्मूला पूछा जाए कि स्टोक्स लॉ को, मतलब कौन सा फॉर्मूला जो है वो स्टोक्स लॉ को इंडिकेट करता है या फिर स्टोक्स लॉ को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है।
तो दोनों में से कोई भी आ जाए, दोनों ही बिल्कुल ठीक है, किसी को भी आप मार्क कर सकते हैं यहां से। तो देखो ये तो बन गया आपके पास में स्टोक्स लॉ। अब स्टोक्स लॉ के बेसिस पे हमने पढ़ा कि अभी सेडिमेंटेशन प्रोसेस स्टोक्स लॉ पे डिपेंड करता है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग में अगर लिखें तो जैसे जैसे पार्टिकल साइज बढ़ेगा, अगर डी की वैल्यू बढ़ती है पार्टिकल साइज, तो सेटलिंग वेलोसिटी बढ़ेगी, और सेटलिंग वेलोसिटी बढ़ी तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल जल्दी जल्दी सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टोक्स लॉ, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टोक्स लॉ, कौन कौन सा फैक्टर्स हैं जो स्टोक्स लॉ को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें पहला फैक्टर है आपके पास में पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल साइज है एक, पार्टिकल साइज के बाद में सेकंड हम लोग लिख सकते हैं, देखो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, चाहे डेंसिटी बोल दो चाहे स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दो, बात तो एक ही होने वाली है। तो डेंसिटी के बढ़ने से या स्पेसिफिक ग्रेविटी के बढ़ने से बेसिकली स्टोक्स लॉ की वेलोसिटी जो है, टर्मिनल वेलोसिटी, है बढ़ेगी, और इसकी वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो पार्टिकल जल्दी से सेटल डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो जो सेकंड है आपके पास में पार्टिकल साइज के बाद में, दैट विल बी टर्मिनल वेलोसिटी, सॉरी नॉट टर्मिनल, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, ये बन गया सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर की अगर बात करते हैं तो थर्ड फैक्टर है अपने पास म्यू, विस्कोसिटी ऑफ वाटर। अब पानी की विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी, जनरली विस्कोसिटी होता क्या है, विस्कोसिटी होता है फ्लो के अगेंस्ट रेजिस्टेंस। पानी जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ये पार्टिकल्स की सेटलमेंट को उतना रोकने की कोशिश करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा, और जितनी अपोज होगी सेडिमेंटेशन प्रोसेस उतना धीरे होगा। तो जो थर्ड है आपके पास में, थर्ड इज विस्कोसिटी ऑफ वाटर। तो बेसिकली आपके पास में थ्री फैक्टर्स हैं, जो तीनों फैक्टर्स स्टोक्स लॉ को अफेक्ट करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं सेडिमेंटेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सेडिमेंटेशन, पहला है आपके पास में पार्टिकल साइज, दूसरा है स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, थर्ड वन इज विस्कोसिटी ऑफ वाटर। जिसको इन पॉइंट्स को याद करने में प्रॉब्लम है, आप फॉर्मूले से सीधा याद कर सकते हैं, जिसमें से इन दोनों के बढ़ने से, पहले और दूसरे फैक्टर के इंक्रीज होने से सेडिमेंटेशन प्रोसेस जल्दी होगा, सेडिमेंटेशन इंक्रीज होगा, और तीसरे वाले का अगर इंक्रीज होता है तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस लेट होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी सेडिमेंटेशन प्रोसेस के, ठीक। ये तो था एक्चुअल में कि बेसिकली हमारा जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है वो कौन से लॉ पे बेस्ड है, किस तरीके से पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं, तो कितनी वेलोसिटी से एक्चुअल में पार्टिकल सेटल डाउन होंगे वो हमने यहां पे कैलकुलेट किया, ठीक। अब चलते हैं अपने वापस से सेडिमेंटेशन की तरफ। तो सेडिमेंटेशन में टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन, टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन, एक तो है आपके पास में, अभी तो सिर्फ हम नाम से काम चलाएंगे। फर्स्ट वन इज प्लेन सेडिमेंटेशन, प्लेन सेडिमेंटेशन। सेकंड जो रहेगा आपके पास में, ये रहेगा सेडिमेंटेशन एडेड विद, सेडिमेंटेशन एडेड विद कोएगुलेशन, सेडिमेंटेशन एडेड विद कोएगुलेशन, ये आपके पास में है टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन, राइट। अब जो अपने पास में प्लेन सेडिमेंटेशन है और कोएगुलेशन एडेड विद सेडिमेंटेशन है, हमें दोनों को इंडिविजुअली पढ़ना है, दोनों का अलग अलग डिजाइन पढ़ना है। देखिए वैसे तो आइडियली थ्योरी ये बोलती है कि पहले हमें प्लेन सेडिमेंटेशन पढ़ना चाहिए, बाद में हमें ये पढ़ना चाहिए सेडिमेंटेशन एडेड विद कोएगुलेशन वाला पार्ट, राइट। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको पढ़ेंगे उल्टा। हम लोग पहले तो इसके सेडिमेंटेशन टैंक का डिजाइन करेंगे। अब वो जो डिजाइन है वो दोनों का सेम है, चाहे प्लेन सेडिमेंटेशन हो चाहे कोएगुलेशन हो, दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग कोएगुलेशन वाले की थ्योरी को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो अभी फिलहाल नेक्स्ट है हमारे पास में डिजाइन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, डिजाइन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। इसके अंदर सबसे पहले शुरुआत करते हैं अजम्पशन से। assumptions.
देखिए सेडिमेंटेशन टैंक के डिजाइन करते हुए हम लोग बेसिकली दो असम्पशंस को फॉलो करते हैं। फर्स्ट जो असम्पशन है मेरे पास में, वो फर्स्ट असम्पशन है द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स लिख दो, चाहे इंप्योरिटीज लिख दो, चाहे सॉलिड पार्टिकल्स लिख दो, एक ही बात है, इन द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन is assumed to be uniform. एक और इसकी assumption है, सेकेंड assumption ये बोलता है all the particles when reaches or touches the bottom surface of the tank are assumed to be removed. इनको अज्यूम कर लिया जाता है कि ये लोग अब ये पार्टिकल्स जो हैं ये रिमूव हो चुके हैं। देखो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास में एक टैंक इस तरीके से अवेलेबल है, ठीक। इसके अंदर वाटर की एंट्री हुई इधर से, ये इनलेट पॉइंट है। तो जब वाटर की एंट्री यहां कहीं से एग्जिस्ट करती है, राइट, तो ये बोलता है कि इनफैक्ट इसको छोड़ो, आप अभी हम लोग ऐसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलते हैं, बाद में इस पॉइंट से समझाने की कोशिश करूंगा। अभी हम लोग जिस रूम में अवेलेबल हैं, लेट अस सपोज ये रूम जो है ये एक टैंक है, ये इनलेट पॉइंट है, यहां से पानी एंटर कर रहा है। तो जब पानी यहां से एंटर करेगा तो इन दैट केस अब जैसे ही वाटर की एंट्री होगी, ये बोलता है कि जितने भी इंप्योरिटीज हैं वाटर के अंदर, ये पूरे वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, वाटर ऐसे एंटर हुआ तो इसका वर्टिकल क्रॉस सेक्शन कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा। अब देखो ये हो गया इसका पार्ट लेंथ के साथ में, दिस इज विड्थ एंड दिस इज हाइट। तो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, एक तो विड्थ होगी, दूसरा हाइट होगी। ये बोलते हैं जितने हर वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में, हर प्लेन, चाहे मैं यहां बात करूं, चाहे मैं यहां पे बात करूं वर्टिकल, चाहे मैं इससे आगे बात करूं, हर वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में हम लोग मान के चलेंगे कि जितने भी हमारे पास में पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये इनकी जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है यूनिफॉर्म। जितनी कंसंट्रेशन की इंप्योरिटीज यहां पे प्रेजेंट है क्रॉस सेक्शन में, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में, उतनी ही कंसंट्रेशन यहां पे होगी, उतनी कंसंट्रेशन यहां पे होगी। इस तरीके से ये फैलता जाएगा, सेग्रीगेट करेगा एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में, और ऐसे अनगिनत वर्टिकल क्रॉस सेक्शन होंगे एक टैंक के अंदर, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा होता कुछ भी नहीं है, वो वेरी करता है डेफिनेटली, बट स्टिल हम लोग इसकी इस अजम्पशन के बेसिस पे अपने टैंक को डिजाइन करके चलते हैं। दूसरा पॉइंट बोलता है all the particles when reach to the bottom surface of the tank are assumed to be removed। ये बोलता है कि जैसे ही पार्टिकल टैंक के बॉटम सरफेस को टच करेंगे, जैसे ही जो भी पार्टिकल आए, जैसे ही उन्होंने क्या किया, टैंक के बॉटम सरफेस को टच किया, टच करते ही हमने सोच लिया कि ये रिमूव हो जाएंगे। मतलब हमने मान लिया these are already assumed to get removed, ये हमने माना कि अब ये कंप्लीटली डेफिनेटली रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। ये था अपने पास में सेकंड पॉइंट, सेकंड अजम्पशन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। अब इसके बाद में चलते हैं एक स्टेप और आगे। अब जो अगला स्टेप बोलता है, वो अगला स्टेप ये नहीं बोलता है, इस टैंक वाले पार्ट को अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। ये बोलता है कि जो मेरे टैंक्स हैं, सेडिमेंटेशन टैंक्स, ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक्स। सेडिमेंटेशन टैंक्स जो हैं ये फर्दर दो टाइप के एग्जिस्ट करते हैं। पहला है प्लेन सेडिमेंटेशन, प्लेन की बजाय आप लिखेंगे क्वेश्चन टाइप, या फिर इंटरमिटेंट टाइप सेडिमेंटेशन टैंक। दूसरा आता है हमारे पास में कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप। क्वेश्चन टाइप या फिर इंटरमिटेंट टाइप पहला पार्ट है,
दूसरा है कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप। देखो इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मतलब होता है इंटरवल्स में, ब्रेक लगते हुए। और क्विसेंट, क्विसेंट का मतलब भी यही है, पार्ट्स के अंदर, पार्शियल। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप, इसका मतलब इसके अंदर पानी हमेशा फ्लो करता रहेगा। ये बोलता है क्विसेंट या इंटरमिटेंट टाइप जो टैंक है, ये टैंक ऐसे टैंक होते हैं, सिर्फ इसकी थ्योरी सुन लो, ठीक है, बाकी इसमें काम के बहुत ज्यादा पॉइंट है नहीं। वैसे इनके डिजाइन जो है, डिजाइन पैरामीटर्स जब मैं समझाऊंगा, यहां से समझाने की कोशिश करूंगा, तो वो सारे काम के हैं, तो उनको समझने के लिए इनका आइडिया तो देखो थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। ये बोलते हैं इंटरमिटेंट या फिर क्विसेंट टाइप क्या है। ये टैंक हमने कंसिडर किया, इस टैंक में पानी आया, पानी आने के बाद में इसकी जो वेलोसिटी है, फ्लो वेलोसिटी हो गई पानी की टैंक के अंदर 0। 24 घंटे तक पानी इस टैंक में रुकेगा, और उसके बाद में फिर पानी 24 घंटे तक, यहाँ पे जब पानी रुका तो सेडिमेंटेशन से पार्टिकल सेटल डाउन होगी, इंप्योरिटीज, और फिर हम पानी को बाहर निकाल लेंगे। तो बेसिकली इंटरमिटेंट या क्विसेंट टाइप के अंदर जो पानी हमारे पास में टैंक के अंदर आया, उसकी फ्लो वेलोसिटी कितनी अज्यूम कर ली, फ्लो वेलोसिटी हमने बना दी उसकी 0। इसका मतलब टैंक में पानी का फ्लो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, और उसको हमने रोका कितनी देर है टैंक में, इसका डिटेंशन पीरियड कितना बना दिया, इसका डिटेंशन पीरियड हमने बनाया 24 आवर्स। 24 घंटे तक हमने इस टैंक के अंदर उसे डिटेन किया है, हमने इस टैंक के अंदर इसे रखा है। ठीक। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप। ये जो दिख रहा है ये कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप है। ये बोलता है कि इसके अंदर पानी बिल्कुल धीरे धीरे, बहुत मिनिमम स्पीड अज्यूम करके इसमें से पानी की एंट्री होगी। अब जैसे जैसे मिनिमम स्पीड से पानी इसके अंदर एंटर करता जाएगा, तो एंटर करने के बाद बहुत स्लो स्पीड से चलेगा पानी, और उसी टाइम पे जो हैवी इंप्योरिटीज होंगी वो धीरे धीरे इसमें सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगी, और इनडायरेक्टली पानी, इंप्योरिटीज नीचे बैठ गई और पानी बाहर निकल जाएगा। ये कौन सा है अपने पास में, कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप। अब ये जो कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप है ना टैंक, जो टैंक कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप है, ये फर्दर आगे दो टाइप का हो सकता है, हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप, वर्टिकल फ्लो टाइप। हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप के अंदर हॉरिजॉन्टली पानी फ्लो करता है, वर्टिकल फ्लो टाइप के अंदर वर्टिकली फ्लो करेगा ऊपर से नीचे की तरफ। इस तरीके से आपके पास में अलग अलग टाइप के ये एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो चलिए अब इनके जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए, इन सबके अब हम लोग डिजाइन पैरामीटर्स को कवर करते हैं कि एक्चुअल में इनके डिजाइन पैरामीटर्स क्या हैं। डिजाइन पैरामीटर्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक्स। देखिए, डिजाइन पैरामीटर्स की अगर बात करते हैं, तो डिजाइन पैरामीटर्स में सबसे पहला जो पैरामीटर है दैट इज डिटेंशन पीरियड। डिटेंशन पीरियड, ये जो टैंक है, इस टैंक में मैंने इसको लेंथ वाइज अज्यूम किया, तो ये डायमेंशन हो गई इसकी L लेंथ, ये हो गई इसकी हाइट, इधर लिख रहा हूं हाइट, और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो यहां कहीं पे इसकी विड्थ एग्जिस्ट करेगी, है ना। मतलब जैसे अगर इससे भी समझ में नहीं आता तो ये भी छोड़ दो, इसका सब बहुत आसान तरीका बताऊंगा मैं अपने, हम लोग जिस रूम में बैठे हैं फिलहाल, हम उस रूम के साथ कंपेयर करके इसके सारे पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे। तो अभी रूम को मैंने टैंक माना, जिसमें ये वाला पार्ट लेंथ है, लेंथ के साथ में दिस इज विड्थ एंड दिस इज हाइट। मैं इस लेंथ, विड्थ और हाइट के कंपैरिजन के बेसिस पे सारे पैरामीटर्स डिफाइन कर दूंगा। इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स की शायद आपको फिर जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। अब चलिए इधर चलते हैं डिटेंशन पीरियड में। ये बोलते हैं डिटेंशन पीरियड, डिटेंशन, डिटेन होना। कोई भी एक पार्टिकल टैंक में कितनी देर तक रुकता है, वो उसका डिटेंशन पीरियड है। पानी के मॉलिक्यूल ने एंट्री स्टार्ट की, एक पानी का मॉलिक्यूल इसके इनलेट पॉइंट से आउटलेट पॉइंट के बीच में कितनी देर इस टैंक में रुकेगा, दैट विल बी नोन एज इट्स डिटेंशन पीरियड। दो डेफिनेशंस रहेंगी डिटेंशन पीरियड की। पहली डेफिनेशन तो ये वाली है कि पार्टिकल जो है कितने टाइम तक, वाटर मॉलिक्यूल, नॉट पार्टिकल, वाटर मॉलिक्यूल कितने टाइम तक एक टैंक में रुका, ठीक। दूसरी इसी की डेफिनेशन क्या बोलती है, देखो इसमें जो अपने पास में एक वाटर का मॉलिक्यूल था, इस वाटर के मॉलिक्यूल में इस डायरेक्शन में तो फ्लो वेलोसिटी लग रही है, ठीक, और इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में सेटलिंग वेलोसिटी, ठीक है। सेटलिंग वेलोसिटी के बजाय आप एसओआर भी बोल सकते हो, सरफेस ओवरफ्लो रेट, जो अगला पैरामीटर रहेगा। अब इनडायरेक्टली ना तो पार्टिकल एग्जैक्टली
अब अगर ये वाटर मॉलिक्यूल की बजाय मैं इम्प्योरिटी लेके चलता हूं, अब पानी की वजह से फ्लो वेलोसिटी लगेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, सेटलिंग वेलोसिटी लगेगी नीचे वाली डायरेक्शन में। तो ये जो इम्प्योरिटी है ना तो ये प्रॉपर्ली नीचे सेटल डाउन हो पाएगी ना ये प्रॉपर्ली हॉरिजॉन्टल मूव कर पाएगी। तो ये इम्प्योरिटी क्या करती है, इस तरीके से इस पाथ को फॉलो करती है और हम लोग मान के चलते हैं जैसे ही इसने बोला, अजम्पशन क्या थी, सेकेंड अजम्पशन, एज द पार्टिकल रीचेस द ग्राउंड, पार्टिकल जब भी ग्राउंड सरफेस को टच करेगा, बॉटम सरफेस को टच करेगा, हम लोग मान लेंगे कि ये रिमूव हो गया है। एक्चुअल में रिमूव हुआ नहीं है, ये तो क्लीनिंग में रिमूव होगा, लेकिन हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे कि ये यहां पे रिमूव हो गया है। तो पार्टिकल ने इधर से लेके यहां तक जब पहुंचा तो इस टाइम पे पार्टिकल ने कितना टाइम लगाया, इस ड्यूरेशन में, इस इंटरवल मतलब इस डिस्टेंस को कवर करने में इसने कितना टाइम लगाया, वो भी इसका डिटेंशन पीरियड है। दोबारा से सुनो, दोनों डेफिनेशन अब एक साथ समझाने की कोशिश करता हूं। एक पानी के मॉलिक्यूल ने इनलेट पॉइंट से आउटलेट पॉइंट के बीच में जितना टाइम लगाया, दैट टाइम इज डिटेंशन पीरियड। समझ में आया पहला पॉइंट? दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? दूसरा पॉइंट बोलता है कि एक इंप्योरिटी ने सेटल डाउन होने में कितना टाइम लगाया, वो भी इसका डिटेंशन पीरियड है, क्योंकि इसकी सेकेंड असम्पशन के हिसाब से वो कितना टाइम सेटल डाउन में लगाएगी, जितने टाइम में वाटर का मॉलिक्यूल यहां पहुंच जाएगा उतने टाइम में पार्टिकल इस बॉटम को टच करेगा और हम मान लेंगे कि दैट इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैंक, राइट। तो डिटेंशन पीरियड की दोनों डेफिनेशंस लिखते हैं। डिटेंशन पीरियड को शॉर्ट फॉर्म में, मतलब हम लोग सिंबल की फॉर्म में टीडी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन मैंने अभी क्या बताई, इट इज द टाइम इंटरवल, इट इज द टाइम इंटरवल taken by a water molecule. It is the time interval taken by a water molecule to remain in the tank. टैंक में रहने के लिए इसने जितना टाइम लगाया उस टाइम को हम लोग नाम देंगे डिटेंशन पीरियड। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन मैंने क्या बताई, इंप्योरिटी को सेटल डाउन होने में कितना टाइम लगा। तो सेकेंड लिखते हैं, इट इज द टाइम टेकन बाय ए सॉलिड पार्टिकल और इंप्योरिटी टू सेटल डाउन इन द टैंक। सेटल डाउन की जगह रिमूव भी लिख सकते हो, टू रिमूव फ्रॉम द टैंक, वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे ही सेटलमेंट में वो बिल्कुल अपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, हम लोग मान लेंगे ना कि वो रिमूव हो चुका है, तो उसको भी कंसिडर किया जा सकता है, ठीक। अब इसके बाद में ये तो था अपने पास में डिटेंशन पीरियड। अब डिटेंशन पीरियड के बाद में सेकंड डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। जो सेकंड डेफिनेशन है मेरे पास में, उस सेकंड डेफिनेशन को हम लोग नाम देते हैं सरफेस ओवरफ्लो रेट। सरफेस ओवरफ्लो रेट, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा है, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एसओआर, ठीक। अब देखो एसओआर क्या चीज है, सरफेस ओवरफ्लो रेट क्या है। मैंने बताया अभी कुछ देर पहले स्टोक्स लॉ के हिसाब से सेटलिंग वेलोसिटी। सेटलिंग वेलोसिटी क्या था, वो एक्चुअल वेलोसिटी जिससे पार्टिकल सेटल डाउन करेंगे टैंक में, ठीक है, जो कहीं ना कहीं पार्टिकल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। पार्टिकल कितना भारी है, पानी कैसा है, पानी की विस्कोसिटी कैसी है, पार्टिकल का साइज कैसा है, कहीं ना कहीं वो फिजिकल फोर्सेस पे डिपेंड करती है। ये क्या है, सरफेस ओवरफ्लो रेट, ये भी एक टाइप की सेटलिंग है, लेकिन ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। जो वीएस हमने पढ़ा था वहां पे जो ये वाला फॉर्मूला था ना, G/18 वाला, डेंसिटी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर डी स्क्वायर अपॉन म्यू, ये तो है एक्चुअल वेलोसिटी जिससे पार्टिकल सेटल डाउन करेगा। ये बोलता है वो थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑफ द टैंक जिससे पार्टिकल को सेटल डाउन करना चाहिए टैंक में, उसको नाम दिया जाता है एसओआर, सरफेस ओवरफ्लो रेट। जिस वेलोसिटी से पार्टिकल का सेटलमेंट होना चाहिए, जिस मिनिमम वेलोसिटी से पार्टिकल का सेटलमेंट होना चाहिए, दैट इज एसओआर।
और जिस एक्चुअल वेलोसिटी से पार्टिकल का सेटलमेंट होगा पार्टिकल के फिजिकल फोर्सेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, वो है सेटलिंग वेलोसिटी। देखो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, 90% स्टूडेंट्स को ये दोनों टर्म समझ में ही नहीं आती एक्चुअल में। न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, कॉन्सेप्ट कर लेंगे, ठीक हो जाएगा, एफिशिएंसी तक के क्वेश्चंस हो जाते हैं इससे सॉल्व, लेकिन एक्चुअल में पता नहीं चल पाता कि ये डिफरेंस है क्या। इनमें मेन डिफरेंस है दिस इज एक्चुअल या प्रैक्टिकल वैल्यू, और ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है जिससे सेटलमेंट होना चाहिए। अगर ये वैल्यू एसओआर की वैल्यू अगर वीएस से ज्यादा है तो सेटलमेंट नहीं होगा। तो एसओआर बेसिकली क्या है? एसओआर मैंने आपको बताया ये एक थ्योरेटिकल वेलोसिटी है जो एक टैंक के फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो अब एसओआर कैलकुलेट कैसे होगा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए पहले तो एसओआर की डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं, सरफेस ओवरफ्लो रेट, तो मैंने बताया इट इज द थ्योरेटिकल वेलोसिटी of the tank, theoretical velocity of the tank by which particle settle down in the tank. Particles settle down in the tank. अब ये वैल्यू आती कैसे है? देखो सरफेस ओवरफ्लो रेट, देखो अब इसको छोड़ो, मैं आपको याद करने का एक तरीका बताता हूं। यहाँ पे मैंने बोला टैंक है आपके पास में जिसमें ये वाला पार्ट इसकी लेंथ गिवन है, दिस इज विड्थ एंड हाइट। टैंक में पार्टिकल जब सेटल डाउन होगा तो ऊपर से नीचे आएगा। हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी इज डिस्चार्ज अपॉन एरिया, तो ये एक टाइप की वेलोसिटी तो है। तो मैंने लिखा एसओआर क्या है? एसओआर इज डिजाइन डिस्चार्ज QD। अब एरिया में क्या आएगा आपके पास में? देखो एरिया में हमेशा वर्टिकल हम लोग बेसिकली क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। जब पाइप में अगर ये पाइप है, पाइप के अंदर अगर पानी की एंट्री ऐसे हो रही है तो बेसिकली ये वाला क्रॉस सेक्शन लिया जाएगा, ठीक है। ये बोलता है कि पानी की एंट्री मतलब पार्टिकल के सेटलमेंट कैसे हो रही है? ऊपर से नीचे। तो जब ऊपर से नीचे होगी तो कौन सा क्रॉस सेक्शन इसके पार्टिसिपेट करेगा? क्रॉस सेक्शन ये वाला पार्टिसिपेट करेगा ना। और जब ये वाला क्रॉस सेक्शन पार्टिसिपेट करता है तो इस क्रॉस सेक्शन को हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे? अब कौन सा क्रॉस सेक्शन है? एक तो लेंथ है और दूसरा विड्थ है यहाँ पे। तो आपके पास में यहाँ पे आएगा एसओआर इज इक्वल टू L इंटू B, और इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं QD अपॉन प्लान एरिया, डिजाइन डिस्चार्ज अपॉन प्लान एरिया। ये बनेगा आपके पास में सरफेस ओवरफ्लो रेट। आई होप समझ में आया होगा। डिजाइन डिस्चार्ज अपॉन प्लान एरिया। प्लान एरिया इसलिए लिया क्योंकि पार्टिकल का सेटलमेंट ऊपर से नीचे हो रहा है। अगर पार्टिकल का सेटलमेंट ऐसे होता तो अब कौन सा क्रॉस सेक्शन आता? अब ये वर्टिकल क्रॉस सेक्शन हम लोग कंसीडर करके चलते हैं फिर उस केस में, ठीक है। तो ये बना आपके पास में एसओआर, सरफेस ओवरफ्लो रेट। अब देखो इसकी यूनिट्स, सरफेस ओवरफ्लो रेट की अगर मैं यूनिट्स की बात करता हूं, देखो वैसे तो जनरली वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की यूनिट्स हम लोग क्या लेते हैं? मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, इस तरीके से ही तो लेते हैं, सेम वही है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए भी पेपर के अंदर आ जाते हैं। अब देखो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब पर डे या फिर लीटर्स पर डे, एरिया मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं तो मैं इसकी यूनिट लिखूंगा लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, ठीक है। लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर, तो लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। कंफ्यूज नहीं होना, ये जो है ये हम लोग जनरली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कई बार ऐसा भी लिखा सकता है मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, कई बार मीटर पर डे भी आ सकता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द यूनिट्स। देखो एनवायरनमेंट के अंदर सबसे ज्यादा जो चांसेस है आपके न्यूमेरिकल के गलत होने के वो सिर्फ और सिर्फ इसकी यूनिट्स की वजह से। तो यूनिट्स को बिल्कुल ध्यान से कवर करना है कि कौन सी यूनिट्स में कौन से टर्म्स में क्या दिया है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के अंदर यूनिट्स की वेरिएशन के चांसेस है। अदरवाइज इसके जितने न्यूमेरिकल्स बनते हैं अपने जेईई लेवल तक उसमें मिनिमम वेरिएशन के चांसेस है, वेरी कर ही नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा बस डेटा चेंज करके आ सकता है और कुछ कोई नया टाइप का न्यूमेरिकल बनता ही नहीं है यहां से। ये बना एसओआर। अब इसी के साथ में थर्ड अपने पास में है फ्लो वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी VF। अब ये वेलोसिटी है, ये वो वेलोसिटी है जिससे एक्चुअल में वाटर की मूवमेंट हो रही है टैंक के अंदर। मैंने बताया कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप। तो कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप अगर है तो पानी एक मिनिमम वेलोसिटी से फ्लो करेगा। तो पानी जब मिनिमम वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है तो उस वेलोसिटी को हम लोग नाम क्या देंगे?
फ्लो वेलोसिटी। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, तो देखिए सेम वही डिस्चार्ज अपॉन एरिया। अब फ्लो वेलोसिटी के बेसिस पे मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रही है, मूवमेंट ऐसे हो रही है, तो जब ऐसे हो रही है तो इसके रिस्पेक्ट में कौन सा क्रॉस सेक्शन पार्टिसिपेट में लेंगे, विड्थ और हाइट। तो आपके पास में फ्लो वेलोसिटी क्या आएगा, डिजाइन डिस्चार्ज अपॉन बी इंटू एच। देखो दोनों में डिफरेंस, सरफेस ओवरफ्लो रेट में पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा था तो मैंने ये वाला क्रॉस सेक्शन लिया। इसके हिसाब से वाटर का मॉलिक्यूल कैसे मूव कर रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल वर्टिकली मूव कर रहा है टैंक के अंदर, तो मैंने वर्टिकल क्रॉस सेक्शन को फॉलो किया, दैट इज बी इंटू एच की फॉर्म में। ठीक, ये बना अपने पास में फ्लो वेलोसिटी एंड दिस इज एसओआर। इसी में जो अपने पास में फ्लो वेलोसिटी है, इसको अगर एक तरीके से और समझा जाए, हम लोग देखिए लिखते हैं क्या है, हम लोग लिखते हैं फ्लो वेलोसिटी एक्चुअल में होता क्या है। इनफैक्ट वेलोसिटी एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इन्हीं की तो रेशो को लिया जाता है वेलोसिटी। डिस्टेंस को जब भी आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो आएगी हमारे पास में वेलोसिटी। ठीक है, अब डिस्टेंस की अगर बात करते हो, टैंक ने इधर से, ये इसका इनलेट पॉइंट था, सामने वाली वॉल इसके आउटलेट पॉइंट है, तो इनलेट से आउटलेट पे पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर किया, टैंक की लेंथ के जितना, तो टैंक की लेंथ के जितना, तो मैं इसी को ये लिख दूं VF इज इक्वल टू L अपॉन, ठीक, टाइम कितना लगेगा, टाइम को अभी हमने क्या डिफाइन किया, रिटेंशन पीरियड, कि एक पानी का मॉलिक्यूल टैंक में कितनी देर तक रुका। इसने डिस्टेंस कवर किया लेंथ जितना, टाइम कितना कवर किया, डिटेंशन पीरियड जितना, तो L अपॉन TD, दिस इज फ्लो वेलोसिटी। तो फ्लो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला तो ये बना डिजाइन डिस्चार्ज अपॉन बी इंटू एच, दूसरा फॉर्मूला इसी का क्या बना, L इंटू TD। इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, इन दोनों फॉर्मूलाज को, QD अपॉन BH इक्वल टू L अपॉन TD, यहां से अगर मुझे TD डिटेंशन पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो मैं ये लिख सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके L इंटू बी इंटू एच अपॉन डिजाइन डिस्चार्ज। तो मेरे पास डिटेंशन पीरियड का फॉर्मूला क्या बना, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक की बजाय डिजाइन कैपेसिटी ऑफ टैंक भी आप लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय डिजाइन डिस्चार्ज, ये बनेगा आपके पास में डिटेंशन पीरियड। तो देखो हमने हमारे तीन बेसिकली पैरामीटर्स को कवर किया। पहला पैरामीटर था हमारे पास में डिटेंशन टाइम, दूसरा पैरामीटर है एसओआर जिसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा, और तीसरा हमारे पास में फ्लो वेलोसिटी। और फ्लो वेलोसिटी के बेसिस पे हमने यहां से डिटेंशन पीरियड के लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ठीक, अब बात करते हैं कि जनरली इनके डिजाइन को कैसे कंडक्ट किया जाता है, डिजाइन पैरामीटर्स क्या है, इनकी बेसिकली वैल्यूज कितनी होती हैं और इनके डिजाइन स्टेप्स क्या है। पहले शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन पैरामीटर्स से। तो वो थे डिजाइन एलिमेंट्स, ये है डिजाइन पैरामीटर्स। डिजाइन पैरामीटर्स में सेम वही डिटेंशन पीरियड, देखिए कुछ एक वैल्यूज हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी फिलहाल हम डिजाइन पैरामीटर और डिजाइन दोनों का सेम रखेंगे, चाहे प्लेन सेडिमेंटेशन आ जाए चाहे कोएगुलेशन आ जाए, सेम ही तरीके से डिजाइन होगा, बस पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये बोलते हैं डिटेंशन पीरियड आपको अज्यूम करना होगा 4 आवर्स टू 6 आवर्स, 4 घंटे से 6 घंटे के बीच में, फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन। For plain sedimentation tanks, and this value will be 2 hours to 2.5 hours. For coagulation, aided with sedimentation. मतलब अगर आपको बोलता है कि टैंक आपको डिजाइन करना प्लेन सेडिमेंटेशन, ठीक है, अधिकतर क्या होता है सिर्फ इसका वॉल्यूम दिया होता है और कुछ नहीं देते हैं, तो ये पैरामीटर्स आपको अज्यूम करने पड़ेंगे। तो प्लेन बोला है तो आप इसके बीच में से कोई भी एक रैंडम वैल्यू उठा सकते हैं। कोएगुलेशन विद सेडिमेंटेशन दिया है तो आप 2 से 2.5 आवर्स के बीच में कोई भी एक रैंडम वैल्यू अपने ऑटोमेटिकली अपने सहूलियत के हिसाब से ईज के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद में ये तो था आपके पास में डिटेंशन पीरियड। डिटेंशन पीरियड के बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में एसओआर, सरफेस ओवरफ्लो रेट। ये बोलता है प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए लेना 12,000 से 18,000 के बीच में,
लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे उसके लिए लिखना हो कोएगुलेशन के लिए, तो कोएगुलेशन में आपके पास में यही आता है 24,000 टू 30,000। देखो ये कोई फिक्स नहीं है वैल्यूज, ये वेरी भी कर सकती हैं। कुछ बुक्स में ये पैरामीटर्स चेंज भी हो सकते हैं, जैसे अभी बहुत सारी बुक्स के अंदर आजकल आने लगा है, इसको 15 से 24 के बीच में लिखते हैं, इसको 30 से 36 के बीच में लिखते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज, वो तो जैसे ही आप इनकी वैल्यूज में अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन रखते हैं अपनी अजम्पशन के बेसिस पे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास न्यूमेरिकल के अंदर वो एरिया कम ज्यादा हो सकता है, कोई इनकी लिमिटेशंस नहीं होती है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में फॉर कोएगुलेशन एडेड विद सेडिमेंटेशन टैंक्स। ठीक है, अगर कोएगुलेशन वाला पार्ट बोला गया है तो आप अज्यूम कितना करेंगे, 24,000 टू 30,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे के बीच में। फिर एसओआर के बाद में नाउ द थर्ड वन इज, अब ये आपके पास में हो गया डिटेंशन पीरियड टीडी, एसओआर हो चुका है। एसओआर के बाद में आगे आता है टैंक्स आर ऑलवेज डिजाइन्ड, टैंक्स आर ऑलवेज डिजाइन्ड फॉर मैक्सिमम डेली फ्लो। तो मैक्सिमम डेली फ्लो क्यू मैक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.8 टाइम्स क्यू एवरेज। देखो वैसे तो ये वाला जो पॉइंट है आपके पास में, ये पॉइंट जब हम वाटर डिमांड का कॉन्सेप्ट कवर करते हैं तो वहां पे आता है। ये जनरली ये बोलता है कि डेली फ्लो, मैक्सिमम डेली फ्लो को हम लोग जो एवरेज डेली फ्लो है कि ओन एन एवरेज दिन में लेट अस सपोज 100 लीटर वाटर की कंजम्पशन होती है। ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि रोज 100 ही होगी, एवरेज है, किसी दिन ज्यादा भी हो सकती है, किसी दिन कम भी हो सकती है। अब एवरेज आपने अगर एक टैंक को 100 लीटर के अकॉर्डिंग डिजाइन कर दिया, 100 लीटर के अकॉर्डिंग, अब जिस दिन कंजम्पशन 100 लीटर या उससे कम होगी, सही है अपना, लेकिन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे भी तो आएंगे जिसमें 100 लीटर से कंजम्पशन एक्सीड करेगी। जैसे ही ये 100 लीटर से एक्सीड किया, पानी की कमी हो जाएगी, टैंक इनएफिशिएंट हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हमेशा अपनी जितनी भी ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, अपने रॉ वाटर इंजीनियरिंग की जितनी भी ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं, चाहे हम फिल्टर की बात करें, किसी की भी बात करें, वो सारी की सारी डिजाइन होती है हमेशा ऑलवेज मैक्सिमम डेली फ्लो पे। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको मैथमेटिकली हम लोग लेते हैं 1.8 टाइम्स क्यू एवरेज। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 80% मोर देन इट्स एवरेज वैल्यू। तो अब 80% ज्यादा रखने के लिए आपने उसे 80% एक्सीड किया है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1.8 टाइम्स क्यू एवरेज। उसके बाद में फोर्थ आता है मेरे पास में लेंथ इज टू विड्थ रेशो, एल इज टू बी रेशो। ये सेम है, प्लेन के लिए हो चाहे कोएगुलेशन के लिए, दोनों में यही है। ये बोलता है एल इज टू बी रेशो कितनी एज्यूम करनी है, ये होनी चाहिए 4:1 से 6:1 के बीच में। 4 से 6 के बीच में आप कोई भी रेशो अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर सकते हैं, 4, 4.1, 4.2, 4.5, 5 कुछ भी। उसके बेसिस पे हम लोग लेंथ और विड्थ में एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर लेंगे। ठीक, उसके बाद में लास्ट पॉइंट ये बोलता है जितनी भी आपने हाइट कैलकुलेट की है, हाइट के बेसिस पे आप कुछ एक्स्ट्रा हाइट लेके चलेंगे, एन एडिशनल हाइट ऑफ 0.8 मीटर्स टू 1.2 मीटर इज प्रोवाइडेड फॉर स्लज को इकट्ठा करने के लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 0.8 से 1.2 मीटर के बीच में एक एडिशनल हाइट आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक, ये कुछ एक पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स को हमें डिजाइनिंग के टाइम पे कंसीडर करके चलना है, इनके वैल्यूज को लेके चलना है। अब बात करते हैं इसके डिजाइन स्टेप्स कौन कौन से हैं, डिटेंशन जो भी अपना सेडिमेंटेशन टैंक है इसके। अच्छा, अगर इसी में, ये तो सारा मैंने लिख दिया, लेकिन अगर इसी में बोलता है कि अगर मुझे इंटरमिटेंट टैंक डिजाइन करना है, इंटरमिटेंट टाइप, तो क्या होगा, कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ एक पॉइंट चेंज करना है, इसका डिटेंशन पीरियड। और डिटेंशन पीरियड कितना रखना है,
24 घंटे का। ठीक है, तो 24 घंटे के हिसाब से आप टीडी की वैल्यू को 24 रखेंगे इंटरमिटेंट के लिए, और बाकी कॉन्टिन्यूस फ्लो टाइप के लिए ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं ही अपने पास। डिजाइन स्टेप्स, डिजाइन स्टेप्स में जो पहला स्टेप है हमारे पास में, इस फर्स्ट स्टेप में हम लोग रखते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन डिस्चार्ज। मैंने अभी क्या बताया थ्योरी में, डिजाइन डिस्चार्ज कैसे आता है, 1.8 टाइम्स क्यू एवरेज। तो इसका मतलब डिजाइन डिस्चार्ज यहाँ पे है किसके इक्वल, क्यू मैक्स के इक्वल, एंड दिस वैल्यू विल बी 1.8 टाइम्स क्यू एवरेज। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। ये तो था कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन डिस्चार्ज। अब डिजाइन डिस्चार्ज के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है प्लान एरिया। तो प्लान एरिया को कैलकुलेट करने से पहले अज्यूम टीडी, डिटेंशन पीरियड अज्यूम करना है पहला पॉइंट, और डिटेंशन पीरियड के साथ में एसओआर, सरफेस ओवरफ्लो रेट, इन दोनों को आपको अज्यूम करके चलना है। तो अब टीडी और एसओआर के बेसिस पे सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्लान एरिया। हमने अभी क्या पढ़ा था प्लान एरिया के लिए, एसओआर था डिजाइन डिस्चार्ज अपॉन प्लान एरिया, तो ये आ गया। ठीक, अब उसके बेसिस पे प्लान एरिया का मतलब है एल इंटू बी। एल इंटू बी आपके पास आ चुका है, तो विद सुटेबल एल इज टू बी रेशो, एक सुटेबल एल इज टू बी रेशो के बेसिस पे अब आप क्या करेंगे, लेंथ एंड विड्थ को कैलकुलेट करेंगे। लेंथ एंड विड्थ आर कैलकुलेटेड। तो एक सुटेबल एल इज टू बी रेशो को आपने कंसिडर किया और यहां से लेंथ और विड्थ की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, ये भी हो गया अब अपने पास में, लेंथ विड्थ आ चुकी है। अब डिटेंशन पीरियड आपके पास में है, एरिया आपके पास में है। ठीक, हमें चाहिए हाइट। थर्ड स्टेप, हाइट ऑफ द टैंक। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा टीडी इज एल बी एच अपॉन क्यू डी। अभी रिलेशन बनाया था टीडी का। डिटेंशन पीरियड आपके पास है, लेंथ और विड्थ है, डिजाइन डिस्चार्ज है, तो यहां से हाइट नहीं आ सकती। यहां से हम लोग हाइट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आप सीधा फॉर्मूला भी लिख सकते हो हाइट के लिए, क्यू डी इंटू टी डी अपॉन एल इंटू बी। यहां से आ जाएगी आपके पास में हाइट, और जितनी हाइट आएगी उस हाइट में क्या करना है, 0.8 से 1.2 मीटर के बीच में एक्स्ट्रा हाइट प्रोवाइड करनी है स्लज एक्यूमुलेशन के लिए। ठीक, इस तरीके से आप अपने जो भी हमारा टैंक रहेगा बेसिकली उस टैंक को डिजाइन करके चलेंगे। फिर लास्ट में आपसे पूछा जा सकता है एफिशिएंसी ऑफ द टैंक। एफिशिएंसी ऑफ द टैंक। देखो मैंने क्या बताया आपको, एफिशिएंसी से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में एफिशिएंसी है क्या। एफिशिएंसी में मैंने आपको बताया एक है एसओआर टर्म, एक इससे थोड़ी देर पहले स्टोक्स लॉ के बेसिस पे हमने पढ़ा था सेटलिंग वेलोसिटी। ठीक, ये बोलता है कि एक्चुअल वेलोसिटी जिससे पार्टिकल सेटल डाउन होगा वो क्या है, सेटलिंग वेलोसिटी। वो थ्योरेटिकल वेलोसिटी जिससे पार्टिकल का सेटलमेंट होना चाहिए, थ्योरेटिकल मिनिमम वेलोसिटी जिससे पार्टिकल का सेटलमेंट होना चाहिए, दैट इज नोन एज इट्स एसओआर, सरफेस ओवरफ्लो रेट। ठीक, थ्योरेटिकल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू। तो एफिशिएंसी जनरली होता क्या है, प्रैक्टिकल वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू इनटू 100, ये बनेगा एफिशिएंसी। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वीएस की वैल्यू कंफ्यूज करने के लिए आपको ज्यादा दे दे, तो जिन पार्टिकल्स के लिए वीएस की वैल्यू ज्यादा है, फॉर पार्टिकल्स हैविंग वीएस ग्रेटर देन एसओआर, जिन पार्टिकल्स के लिए वीएस की वैल्यू एसओआर से ज्यादा होगी उन पार्टिकल्स के लिए एफिशिएंसी होगी 100%। अब 100% से तो ज्यादा हो नहीं सकती, इसका मतलब वो सारे के सारे पार्टिकल्स आसानी से टैंक में सेटल डाउन हो जाएंगे। और जिन पार्टिकल्स में वीएस की वैल्यू एसओआर से कम होगी वहां पे हम लोग ये ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे और इसके बेसिस पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, ये आपके पास में है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल से शुरुआत करेंगे कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे जनरली
इसकी एफिशिएंसी से रिलेटेड एक तो न्यूमेरिकल्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और फिर हम लोग आगे अपने कॉन्सेप्ट कोएगुलेशन एडेड विद सेडिमेंटेशन वाला जो स्टेप हमारा लिमिटिंग स्टेप रह गया है उसको कवर करेंगे, राइट। तब तक के लिए अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द लेक्चर, कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। इसी के साथ में इससे रिलेटेड जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपको कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कोई भी बुक लगा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, राइट। और जो भी क्वेश्चंस आपके पास में आते हैं आप हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस लिख के जो डाउट्स आपको आ रहे हैं वो डाउट्स आप दीजिए। इस वीडियो का प्रीमियर होता है तो प्रीमियर में आप लाइव चैट के टाइम पे भी आप डाल सकते हैं, उस टाइम पे भी आपको ऑन द स्पॉट भी आंसर दिए जा सकते हैं कि कहां पे क्या कंफ्यूजन आई है, कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, राइट। टिल देन प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट। थैंक यू।